मित्रों, मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन सेठ गोविंददास जी के बारे में बात करेंगे। सेठ गोविंददास जी जीवनदास जी के पुत्र थे और राजा गोकुल दास के पौत्र थे। इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1896 में हुआ था। ये दिन दशहरे का दिन था, अतः माना जा सकता है कि ये बहुत शुभ दिन था। गोविंददास जी अपने दादा के बहुत करीब थे, बहुत लाडले थे उनका आधा वक्त अपने दादा के साथ ही गुजरता था और घूमना फिरना, आना जाना, उठना बैठना उनके साथ ही था। उस वक्त बड़े घर के बच्चों को स्कूल भेजने की प्रथा नहीं थी, इसलिए इनके दादाजी ने इनकी घर में ही परीक्षा की, घर में ही पढ़ाई की व्यवस्था की। इन्होंने उस वक्त द्वारकानाथ सरकार को, जो कि एक प्रोफेसर थे, इनको अपने घर पे बुला करके इनको स्थापित किया और उनको पढ़ाई के लिए जवाबदारी उनको दे दी। वो अपने जीवन काल में पूरे समय जब तक वो जिंदा रहे, इनको वो पढ़ाते रहे गोविंददास जी को, और गोविंददास जी उनसे अपनी शिक्षा प्राप्त करते रहे। उनके बाद इन्होंने कानपुर से एक प्रोफेसर गोविंददास को बुलाया और बाकी की शिक्षा उन्होंने उनके पास रह करके पूरी की। और इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इनको बहुत गहन ज्ञान था हर क्षेत्र का। इन लोगों ने, इनके जो प्रोफेसर थे, इन लोगों ने इनको हर क्षेत्र में निपुण कर दिया था। इनका विवाह 1908 में गोदावरी बाई से हुआ। ये सीकर की राजस्थान इनकी ससुराल थी। उस जमाने में जबलपुर से 3 रेलगाड़ियां भर के लोग इनके विवाह में गए। यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से सीकर गए और 3 दिन जाने में लगा, 3 दिन आने में लगा, मगर बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। उस वक्त के विवाह का आज भी जबलपुर में चर्चा है। इनकी जब आयु 16 साल की हुई तो फिर इनका गौना हुआ। इनकी 12 साल में इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी की उम्र उस वक्त 10 वर्ष थी। 16 साल में इनका गौना हुआ और ये जबलपुर आके, उसी बीच इनका संपर्क स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से हुआ और इन्होंने अपना सुख, राजसी जो सुख था, वो अपना महलों का सुख और अपना रहन सहन सब छोड़ करके दीनहीन की भावना लोगों से लगा के, दीनहीन लोगों को मदद करने में, देश प्रेम में इनका एक पूरा ध्यान चला गया। और इन्होंने करीब 1921 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये कई बार जेल गए, कई बार इन्होंने जुर्माना भरा। यहाँ तक उनकी जो संपत्ति थी उससे भी इनको बेदखल कर दिया गया, मगर इन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति नहीं छोड़ी। इनकी जो पत्नी थी वो भी इनके जेल जाने के बाद बराबर संग्राम सेनानियों के लिए मदद करती थी, काम करती थी। इसलिए गांधी जी ने उनको अपना दत्तक पुत्री माना था और ये उनका एक मान सम्मान बढ़ाया था। इस तरीके से गोविंददास जी का जीवन जो है पूरा संघर्षमय रहा और आखिरी तक उन्होंने संघर्ष किया। सबसे पहले वो 8 माह के लिए इनको सजा हुई, ये दमोह जेल में रहे और वहां से उन्होंने करीब कई उपन्यास जेलों में ही लिखे इनने करीब, मगर दमोह से इन्होंने सामाजिक, पौराणिक, दार्शनिक और एकांकी नाटक लिखे और इनका पूरा जीवन उसी में निकल गया। 1923 में ये पहले बार राज्य परिषद महाकौशल के सदस्य बनाए गए और इसके बाद आखिरी तक ये पूरे जीवन पर्यंत निचले सदन के सदस्य रहे। इन्होंने 50 साल सदन के सदस्य रहे। 50 साल पूर्ण होने पे इनको लोकसभा और राज्यसभा से इनको सम्मानित किया गया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 50 साल अपने निचले सदन में पूर्ण किए थे। 1946 में जब संविधान सभा बनी भारत को गणतंत्र बनाने के लिए, तो उस सभा के ये सदस्य थे और इन्होंने भारत को गणतंत्र बनाने में पूरा योगदान दिया और उसके ये आखिरी तक सदस्य है। ये हिंदी के प्रबल समर्थक थे। उस वक्त हिंदी का इतना बोलचाल नहीं था, मगर ये हिंदी के प्रबल समर्थक थे और हिंदी के समर्थन के कारण इन्होंने कई संघर्ष किए। यहाँ तक उस वक्त के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू से भी इन्होंने विरोध लिया। जब 1962 में
संविधान संशोधन आया 343। तो इसमें राज्य की भाषा, जो सरकारी कामकाज होते हैं उसकी भाषा अंग्रेजी में बनाने की वकालत थी। इसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया और पार्टी की मंशा के खिलाफ, प्रधानमंत्री की मंशा के खिलाफ जाके इन्होंने उसका वोट किया और वो अपने प्रजातंत्र के अधिकार में झुके नहीं। 1946 में जब पहली संविधान सभा हुई तब भी इन्होंने हिंदी का पुरजोर जोर दिया कि ये हिंदी में होना चाहिए, राष्ट्रभाषा हिंदी में होना चाहिए। 14 जुलाई 1947 में चौथी संविधान सभा में इन्होंने हिंदी की पुरजोर आवाज उठाई। उस वक्त इनके साथ में भरतेंदु हरिश्चंद्र और पुरुषोत्तम दास टंडन ने इनका साथ दिया और इनकी बात जो है वो आगे बढ़ाई गई। संविधान सभा के मीटिंग के बाद संविधान के लोकसभा में जब इन्होंने हिंदी के पक्ष में अपना प्रस्ताव रखा, नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे मगर इन्होंने इसका विरोध जताया और नेहरू जी की इजाजत के साथ इन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बोला कि हिंदी भाषा है, ये देश की 1/3 जनता की भाषा है और ये वो भाषा है जिसने हमें स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके कारण पूरा हिंदुस्तान एक हुआ है और हमें इसलिए इस भाषा को भूला नहीं जा सकता। हिंदी जो है वो संस्कृत से निकली है और संस्कृत जो है सबकी जननी है। अपनी जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सब संस्कृत से ही निकली हैं, इसलिए हिंदी को भूला नहीं जा सकता। और हिंदी के कंपैरिजन में उन्होंने कहा कि इसमें वर्णमालाएं 52 हैं और इसके अलावा मात्राएं हैं, मगर इंग्लिश में, अंग्रेजी में केवल 26 शब्द होते हैं, 26 वर्णमालाएं होती हैं। इसलिए अपन कहीं से भी हिंदी को कमजोर नहीं मान सकते। इनके विरोध के बाद या इनके बड़े हल्ला मचाने के बाद हिंदी को मान्यता दी गई और आज में हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई है। 19 सितंबर 1949 में हिंदी राष्ट्रभाषा हो इसकी सहमति बन गई और मगर उसमें 2 परेशानियां थी। जो अपन अंक गणित बोलते हैं, जैसे हिंदी में अपन 1 2 3 लिखते हैं और इंग्लिश में अपन 1 2 3 लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा विवाद था क्योंकि हिंदी के अंक इतनी जल्दी लोगों के समझ में नहीं आते। इसलिए उसके लिए ये तय हुआ कि हिंदी के अंक गणित लागू होने के लिए कुछ समय दिया जाए और वो समय फिर आखिर में दिया गया। और इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इनकी पुरजोर समर्थन के बाद आज हिंदी की ये व्यवस्था हुई है। इसके लिए हमेशा हमेशा उनको याद किया जा सकेगा और इस हिंदी के जनक माने जाएंगे हमेशा सेठ गोविंद दास। हिंदी भाषा राज्य की भाषा हो इसके लिए भी इन्होंने बहुत कोशिश की। 1990 में हाई कोर्ट ने पहली बार, जबलपुर हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहली बार हिंदी में अपना निर्णय दिया और उसके बाद ये तय हुआ कि हिंदी में जो वकील हैं वो बहस कर सकते हैं और हिंदी में ही जवाब दे सकते हैं। उस तरीके से हाई कोर्ट में भी हिंदी लागू हो गई, सरकारी कामों में लागू हो गई और अपन कह सकते हैं कि हिंदी का वर्चस्व हो गया धीरे धीरे करके। इनकी मृत्यु 18 जून 1974 में बम्बई में हो गई, ये जब 77 वर्ष के थे। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।